मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपने आईएएस और पीसीएस की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम पास हैं, तो बीच बीच में हम लोग स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हमारा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है ये तो चलता रहेगा। तकरीबन 1500 क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं चाहता हूँ कि वो आप कम से कम कर लें, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए और सभी फील्ड के बारे में आपको अंदाजा हो जाए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है आईएएस 2018 का है। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज। क्या कहना चाह रहे हो? हिंदी मीडियम वालों को घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। हिंदी है तो मैं अंग्रेजी बताऊंगा, अंग्रेजी है तो मैं हिंदी बताऊंगा, और दोनों भी समझ में नहीं आ रहे तो इंग्लिश, यानी दोनों को मिला करके समझाया जाएगा। हाँ, एक बात और बता दूं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मेरे साथ भी हुई थी, कि हम लोगों की जो हिंदी है वो एक साधारण हिंदी हम जानते हैं, लेकिन जब आयोग के सामने हम बैठते हैं, हम परीक्षा में बैठते हैं, तो हमसे ऐसी विशुद्ध हिंदी पूछी जाती है जो मतलब हमें उसके आसपास का भी अंदाज़ा नहीं होता, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं और तभी हमें चुपके से उसका इंग्लिश वर्जन ढूंढना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों और हिंदी आपको समझ ना आ रही हो तो आप अंग्रेजी वाला सेक्शन जरूर पढ़ें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हुए आपसे कहा गया है कि इकोनॉमिकली, यानी अगर आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो वन ऑफ द रिजल्ट, कि क्या रिजल्ट हुआ, क्या निष्कर्ष निकला ब्रिटिश रूल का इन इंडिया में, और कब? इन द 19th सेंचुरी। अब यहाँ एक बात और मैं बता दूं, जिस भी सेंचुरी को वो आपसे कहते हैं उसका मतलब ये होता है, जैसे इन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी, तो इसका मतलब ये होता है 1801 से वो शुरू होती है और वो 1900 तक जाती है। तो 1801 1801 से लेकर 1801 से लेकर और 1899 या 1900 तक जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी घटनाक्रम होंगे, वो सब 19वीं शताब्दी में या 19वीं सेंचुरी में आएंगे। चलिए क्वेश्चन पर आइए। पहला पार्ट उन्होंने कहा है कि ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट था या हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो सब हमें बंद करनी पड़ी, क्योंकि प्रोडक्शन करने के बावजूद भी हमें हमारा दाम नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट किसने कैप्चर कर लिया था? ब्रिटिश कंपनी से। ठीक है, तो ये बात गलत है। अगला पॉइंट आता है इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट को निपिंदा बर्ड कर दिया गया, उसको चलने ही नहीं दिया गया, तो भैया हम कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे? तो सेकंड पॉइंट भी गलत हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है द रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। तो अगर डेमोग्राफिकल स्टडीज की हैं आपने, ज्योग्राफी का ठीक ठाक ज्ञान है आपको, तो आपको पता होगा कि टाउनशिप कहाँ डेवलप होती है? जहाँ फैक्ट्रीज होती हैं। फैक्ट्रीज थी या शुरू हो रही थी, लेकिन आपकी जो 19th सेंचुरी है वहाँ पर वो बहुत कम थी, इसलिए टाउनशिप ज़्यादा नहीं था। टाउनशिप अच्छे से शुरू हुआ जाकर के 20th सेंचुरी में, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग आज़ाद हो चुके थे और जो सेकंड आपका पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये वाले पार्ट के साथ भी हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किसके साथ? बटोवियस से, जो लास्ट बचा है उसी के साथ जाना पड़ेगा। है क्या वो? द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। अगर आपको याद आ रहा हो तीन कठिया के बारे में, यानी नील की खेती जो हमसे ज़बरन कराई जाती थी, कॉफ़ी बागानों के बारे में अगर आपको याद आ रहा हो, तो ये सब नगदी फसलें होती हैं। क्या होती हैं? ये कैश क्रॉप्स होती हैं जो भारतीय पैदा नहीं करते थे। भारतीय लोग अपने लिए जो खाने की सामग्री होती थी, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा या राइस, जो मतलब स्टेपल फूड्स होते हैं, जो मेन फूड्स होते हैं, वही उसी पर हम लोग टारगेट करते थे। कमर्शियल क्रॉप्स पर हमारा ध्यान उतना नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ वाकई ही डेवलप हुई ब्रिटिश रूल में। ठीक है, 19th सेंचुरी में। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेसी नेताओं द्वारा
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया? अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि ये था क्या। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो गए, मॉर्लिमेंट हो गए, ये जो जितने भी अधिनियम आ रहे थे, ये कह रहे थे कि भारत को हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हें उत्तरदायी सरकार बनाने की के क्रम में उनको छूट दे रहे हैं, उनको हम हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब नहीं था, मतलब वो लॉलीपॉप जैसा था। आपने स्टडी अगर प्रॉपर किया है तो जस्ट टाइम पास करने वाली बात होती थी, जिससे कि विद्रोह भी ना हो और चीज़ें जस की तस चलती रहें। तो मैं इतना डिटेल नहीं जाऊँगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या था, बस ये बता देता हूँ 1919 में आया। और यहाँ पर जो 2 दल थे, एक नरमपंथी दल था और एक आपका गर्मपंथी दल था। तो उन दोनों नेताओं में पहले भी आपने देखा है कि 1907 में टूट हो गई थी सूरत वाले अधिवेशन में। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनी। 1919 का जो प्रस्ताव आया, नरमपंथी ये सोच रहे थे कि हमें ब्रिटिशर्स हैं वो धीरे धीरे हमें हमारी सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं, वो ये मानकर चल रहे थे कि ये सुधार है। लेकिन गर्मपंथी लोग ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कोई भी फायदे का सौदा करने वाले नहीं हैं, वो लोग हमें हमेशा नुकसान देने वाले। तो ऐसे में नरमपंथी दल के नेताओं का जो नेतृत्व प्रदान करने वाले थे वो एस एन बैनर्जी साहब थे। और एस एन बैनर्जी साहब के नेतृत्व में एक दल जो नरमपंथियों का था वो अलग हो गया और उनकी लीडरशिप के अंदर एक पार्टी डेवलप हुई जिसका नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्या नाम था? इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन था, तो इसलिए इतना डिटेल की जरूरत नहीं, पर मैंने बता दिया। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई, क्यों चालू की गई? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेना में भर्ती की जा सके। ठीक है, सेना की बात जरूर थी। अब अगला पॉइंट आता है राजस्व संग्रह में सुविधा हो। और तीसरा पॉइंट आता है कि धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो। इससे तो कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये वाली बात तो बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही है। और उसके बाद साफ सुथरा प्रशासन लागू। चलिए, आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मनसबदारी के बारे में बता देता हूँ। मनसबदारी अगर आपने पढ़ा हो तो मनसबदारी सिस्टम क्या था? इसका मतलब था रैंक से। जैसे एक सोसाइटी आपकी है, उस सोसाइटी में आपका रैंक क्या है। तो आप मुगल सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू की? अकबर साहब ने लागू की है। और प्रशासन की एक अच्छी प्रणाली है, लेकिन उन्होंने कहाँ से बोरो की? उन्होंने मंगोलों से की। कहाँ से की? मंगोलों से उन्होंने इस प्रथा को एक तरह से उधार लिया है। थी क्या ये प्रथा? अगर आपने स्टडी किया हो सैन्य सिस्टम को, जो मंगोलों का सैन्य सिस्टम था, उसमें वो क्या करते थे? 10-10 की टुकड़ियाँ बनाते थे। जैसे 10 लकड़ियाँ मानिए, 10 लकड़ियों को बांधा आपने और उससे गट्ठर बन गया, ठीक है। जैसे आप लोग टैली चिन्ह वगैरह पढ़ते हैं, 5-5 के पॉकेट्स बनते हैं, ऐसे ही वहाँ सिस्टम था दशमलव प्रणाली का। तो उस दशमलव प्रणाली को फॉलो किया किसने? अकबर साहब ने। और उन्होंने प्रणाली को चालू कर दिया, जिससे क्या हुआ? जिससे ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में आसानी हो पाई। तो सबसे बढ़िया जो इसमें विकल्प है वो ये है कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सका, राजस्व संग्रह में सुविधा हो और सेना में भर्ती की जा सके। ये दोनों बातें गलत हैं। सेना में भर्ती की जा सके ऐसी कोई मतलब ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी। मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो व्यवस्था सैन्य सिस्टम से जरूर रिलेटेड थी, लेकिन किस लिए कारगर थी? वो साफ सुथरे प्रशासन के लिए, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो मैंने हड़प्पन कल्चर आपको स्टडी कराया था और आपने पढ़ा भी हो अगर, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो ये मतलब बिल्कुल भी भारी नहीं है। सुरकोटदा, ये आपका जेपी जोशी से बिल्कुल बिलोंग करता है। लोथल एस आर राव साहब से बिलोंग करता है।
धोलावीरा वीके थापड़ से नहीं बिलोंग करता है, ये जाता है आपका किसके साथ? आर, हाँ, आर बिस्ट, यानी रविंद्र सिंह बिस्ट, आर एस बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट से जाता है। तो ये वाला विकल्प आपका गलत दिया हुआ है, ये क्योंकि प्रश्न क्या है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और अगला है हड़प्पा दयाराम साहनी, ये तो सबको पता हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर के प्राप्त किया गया ज्ञान, ये उपनिषद का मतलब है। और इसमें जो बात की गई है आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसके बारे में नचिकेता, ये कैरेक्टर्स हैं जो हिंदू मैथोलॉजी में आते हैं, नचिकेता और यम, उनके बीच में होने वाला जो कन्वर्सेशन है उसको किस उपनिषद से प्राप्त किया गया है। ठीक है, अब सारे उपनिषद बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर हम आते हैं मुख्य बात पर। एक्चुअली कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद ये यजुर्वेद का उपनिषद है जो कृष्ण पक्ष का है। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आप जानते होंगे, तो ये कृष्ण पक्ष वाला यजुर्वेद है कठोपनिषद, जिसमें कि यम और नचिकेता, इन दोनों के बीच में, यम और नचिकेता के बीच में संवाद हो रहा है। अब संवाद किस विषय में हो रहा है? संवाद हो रहा है इस विषय पर कि आत्मा जो है वो ना तो जन्म लेती है, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही आत्मा जो होती है वो मरती है। यानी आत्मा क्या है? आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, यानी हमेशा बनी रहने वाली और शाश्वत। ठीक है, ऐसी चीज जो कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो ये बात हुई थी किसमें? कठोपनिषद में। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो आपको अगर पता हो तो एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी ये याद है किसी को? 1939 में त्रिपुरी जो सम्मेलन चल रहा था कांग्रेस का, उसमें पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो गांधी जी के कैंडिडेट थे। अब गांधी जी में और इनके बीच में क्या हुआ, डिफरेंसेस पैदा हुए, जिसके चलते एससी बोस साहब ने क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था और अलग होकर के अपने सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये तो सबको पता होगा। अच्छा, उसके बाद आता है एम के गांधी साहब। एम के गांधी साहब का आपको पता ही है कि वो पहले 3 आंदोलन उन्होंने किए थे, जिसमें पहला ही आंदोलन चंपारण था। चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया और एक और था आपका। तो ये एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी से बिलोंग करता है। अगला आता है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू, जब साइमन कमीशन का हमने विरोध किया तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई आप अपना संविधान बनाइए। तो मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू साहब के पिताजी थे, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, तो ये तीनों तो मैच कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली लास्ट वाला नहीं करेगा, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ एम ए जिन्ना के बारे में। एम ए जिन्ना साहब जो थे वो बहुत बड़े नेता नहीं थे उस वक्त जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बड़े नेता नहीं थे, मैं कह रहा हूँ कि जिस पीरियड की बात चल रही है उस पीरियड में वो मुस्लिम लीग में उतनी हैसियत नहीं रखते थे और उस वक्त तक वो एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में सोचते थे। वो धर्म के बारे में इतना विचार नहीं करते थे और बल्कि उन्होंने गांधी जी को ये सजेस्ट किया था कि धर्म को शामिल ना किया जाए। क्या कहा था कि भाई धर्म को आप शामिल ना करें। अब मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, खिलाफत आया तो, क्योंकि खिलाफत अभी तक हमने पढ़ाया नहीं, तो खिलाफत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बात है खिलाफत आंदोलन की कब की, ये जो पहला विश्व युद्ध था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है, इस युद्ध में
जो तुर्की साम्राज्य था, जिसे कि पूरे विश्व के जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी मतलब खलीफा बहुत रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं या देखते रहे हैं। तो वो क्योंकि मित्र राष्ट्रों के खिलाफ धुरी राष्ट्रों के साथ लड़ रहे थे और हार धुरी राष्ट्रों की हुई थी, आपको याद होगा। तो अंग्रेज़ों ने शुरू में भारतीय मुस्लिमों को ये आश्वासन दिया कि भाई ऐसा है कि हम क्या करेंगे, हम तुर्की साम्राज्य का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं करेंगे, खलीफा का पद ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब वो जीत गए तो जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, तुर्की साम्राज्य को बांट दिया और जो खलीफा का पद है वो समाप्त कर दिया, ठीक है। जिससे भारतीय मुस्लिमों में असंतोष फैला और उस वक्त के जो मुख्य नेता थे वो अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु थे, जिनके नाम क्या थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। बहुत डिटेल नहीं करूँगा, गांधी जी ने हेड किया था इसको, जो पहली सभा हुई थी दिल्ली में। चलिए उतना बताऊँगा नहीं, बहुत लंबा हो जाता है। तो आपको क्लियर हो गया एम ए जिन्ना के बारे में कि एम ए जिन्ना साहब जो थे वो खिलाफत आंदोलन के पक्ष में नहीं बल्कि विरोध में थे, क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में भूमिका उस वक्त निभा रहे थे और वो ये चाहते थे कि भाई धर्म को राजनीति में न जोड़ा जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है सूची 1, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आप मैच करें और सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन आपको करना है, लेकिन आपको कुछ पता होना चाहिए, तभी तो आप चयन करेंगे किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये कैसे हो पाएगा, शुरू करते हैं। आप बताइए लकुलीश जो हैं वो किससे मैच करते हैं? लकुलीश किससे मैच करेंगे? लकुलीश मैच करेंगे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पाशुपत। लकुलीश जो थे वो पाशुपत संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी ए का हो जाएगा 3। ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 है ए पर और सी पर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नागार्जुन। नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद से बिलोंग करते थे, शून्यवाद के जनक थे। तो बी का आ जाएगा आपका 2। तो बी का 2 कहाँ पर है? बी का 2 है ए पर, यानी सी पर नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर तो हमने कर लिया, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि पता नहीं अगला अरेंजमेंट या आपके सामने जो एग्ज़ाम आएगा तो उसमें कौन सा पक्ष आ जाए। और आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई प्रश्न पढ़ें आप तो उसके सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। रटे नहीं कि बस इसका ये आंसर हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन को छोड़ देना। क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस होना चाहिए। हर जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया है उस ऑब्जेक्टिव को देखिए कि किस किस ऑब्जेक्टिव से वो आपको परास्त कर रहे थे। अगला आता है उसके बाद भद्रबाहु। ये तो आसान सा प्रश्न है। भद्रबाहु जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। गोशाल, जिन्हें कि हम मक्खली गोसाल के नाम से जानते हैं, वो बटोविया से लास्ट आ जाएगा, यानी कि आजीवक। तो ये आपके आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आएगा। अगला प्रश्न है आपका किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है गुप्त काल से। किससे रिलेटेड है? गुप्त काल के साथ है। इन्होंने क्या कहा है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित थे? चलिए बताते हैं आपको। ये गुप्त काल की बात है और गुप्त काल में वस्त्र उद्योग बहुत फेमस उद्योग माना जाता था, ठीक है। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग बहुत फेमस उद्योग माना जाता था। और ये जितने भी बिंदु आपको दिए गए हैं, बंगाल हो गया, तमिल राष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मतलब ये समझ लीजिए कि बस ये हॉट स्पॉट थे वस्त्रों के उत्पादन के लिए। तो ये आपका वस्त्र उत्पादन वाला जो पार्ट है, यानी पार्ट सी, ये सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा जाता है किसके साथ? अगला प्रश्न आता है कि सूर्य मंदिरों के लिए कौन से विख्यात हैं? निम्न विकल्पों में से सूर्य मंदिरों के लिए कौन विख्यात हैं? तो बात आती है, पहला पॉइंट है इन्होंने कहा है अरसवल्ली, दूसरा है अमरकंटक और तीसरा है ओंकारेश्वर। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो अरसवल्ली है, ये अरसवल्ली 7th सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में? 7th सेंचुरी में डेवलप हुआ। और 7th सेंचुरी में डेवलप कहाँ हुआ?
आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में 7वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर देवेंद्र वर्मा ने बनवाया था, जो कलिंग के तत्कालीन राजा थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो गया। दूसरा हो जाता है अमरकंटक। अब ये अमरकंटक क्या है? अमरकंटक तो सबने सुना होगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जिससे किसी सूर्य मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ओंकारेश्वर आता है। ओंकारेश्वर आपने सुना होगा जरूर। ओंकारेश्वर जो है भगवान शिव से रिलेटेड है। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, और ये नर्मदा नदी के एक आइलैंड, एक टापू पर है, ठीक है। नाम तो मुझे याद नहीं है टापू का, लेकिन किसी टापू पर है, ठीक है। उसमें आपको नदी में बैठकर जाना पड़ता है। एक बार मेरे रिलेशन में कोई गए थे, वो बता रहे थे। चलिए नेक्स्ट आता है इसके बाद, ये है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये क्या है? ये आपके पास कुछ चीज़ें इन्होंने दी गई हैं, जैसे बुक्स हो सकती हैं, और हाँ बुक्स ही हैं, और वो किस कला से संबंधित हैं, किस चीज़ से, किस विषय से संबंधित हैं, आपको इस तरह से करके मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। अब पहली चीज़ आती है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह क्या है? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान यानी चिकित्सा से रिलेटेड है, ठीक है। तो आयुर्विज्ञान कहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो आप मैच कर देंगे ए को 4 के साथ। ए के साथ 4 जा रहा है, यानी उत्तर तो हमें एक ही बार में मिल गया, लेकिन हम सारे ऑप्शंस करेंगे। अगला ऑप्शन आता है दश रूपक। दश रूपक क्या होता है? दश रूपक एक नाट्य कला है, नाट्य कला से रिलेटेड है। लीलावती, लीलावती एक ग्रंथ है जो किसका है? गणित का है, ठीक है। महाभाष्य तो आपने पढ़ा होगा। महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? व्याकरण का ग्रंथ है। तो सारे विकल्प आपको क्लियर हो गए और मैंने उत्तर भी बता दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन दिया, दरअसल ये स्थापत्य कला के नमूने हैं, और आप जब कला और संस्कृति पढ़ें तो आप ध्यान दें कि प्रश्न बहुत आ रहे हैं। कला और संस्कृति से 4-5 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम भी शायद जो 2019 हुआ है यूपीएससी का एग्जाम, उसमें 17 क्वेश्चन तो नॉर्मल हिस्ट्री से थे और 5 क्वेश्चन शायद कला और संस्कृति से थे, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको, और इसमें दिया गया है पहले दोहरा गुंबद। दोहरा गुंबद किससे रिलेटेड है? आपको पता होना चाहिए कि दोहरा गुंबद जो है वो सिकंदर लोदी से है। ये सल्तनत काल पीरियड की बात है, ठीक है। 2 गुंबद, दोहरा मतलब जैसे दोहरा ड्वेल, ठीक है। दूसरा आता है आपका अष्टभुजीय मकबरा, जिसमें 8 भुजाएं हों। तो ये मकबरा किसका है? अष्टभुजीय मकबरा जो है वो शेरशाह का है। तो सासाराम आपने सुना होगा, इनका बिहार में पड़ता है। उसके बाद आता है सत्य मेहराबीय मकबरा, ये आपका बलबन से बिलोंग करता है। और गोल गुंबद तो सबको पता होगा, गोल गुंबद पता भी होगा, और लास्ट विकल्प है तो बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका आदिल शाह से बिलोंग करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप देख लीजिए। ए का हो जाएगा आपका 4, ए का 4 पहले 2 में आ रहा है। फिर आता है बी का 2, तो बी का 2 आ रहा है आपका किसमें? एक सेकेंड रुकिए, बी का 2 नहीं, सॉरी, बी का आ रहा है 1। बी का 1 है तो ये आपका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न, इसके बाद अगला प्रश्न है मॉर्ले मिंटो सुधार। मतलब 2 सूची हैं, उनको आपको सम्मिलित करना है। मॉर्ले मिंटो सुधार, ये विषदंत वाली स्टोरी आपने सुनी होगी कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में विषदंत बोने की कहानी आपने अगर सुनी है, मॉर्ले मिंटो सुधार याद होगा आपको। ये किससे बिलोंग करता है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन से रिलेटेड है। तो ये आप ज्वाइन कर देंगे किससे? ए को 3 के साथ। देखिए ज़रा, ए का 3 है कहीं पे, 3 में दिया, उन्हें खुद भी पता है कि ये तो सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपका किससे रिलेटेड था? ये आंदोलन था
कि भाई साइमन गो बैक, और ये आपका एक देशव्यापी आंदोलन था, पूरे देश में इस आंदोलन को चलाया गया। तो हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा भाई 1। बी का 1 कहाँ पर है? बी का 1 भी 2 पार्ट में दे दिया इन्होंने, ठीक है। बी का 1 2 पार्ट में, लेकिन हमारा सॉल्यूशन तो निकल गया क्योंकि ए तो है ही नहीं, ये हो जाएगा बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका, लेकिन मुझे सारी बातें बतानी है, चोरा चोरी कांड। ये आपका हुआ था कहाँ पर? गोरखपुर में, जिसके चलते हमें असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। मतलब हमें क्या, महात्मा गांधी साहब को, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, और यहाँ पर एक हिंसा हो गई थी। 22 या 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था पुलिस चौकी में, ठीक है। पूरी कहानी तो मैं जब पढ़ाऊँगा बताऊँगा आपको डिटेल, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये, पता होना चाहिए सबको। उसके बाद आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। दांडी मार्च में नमक जो आंदोलन हुआ था, दांडी पहुंच करके गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे और वहां जाकर के इन्होंने मुट्ठी में नमक को उठाकर कानून को तोड़ा था, क्योंकि जो नमक बनाने का अधिकार था वो अधिकार सरकार के पास था, और इस सरकार के आदेश को उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाई नमक जो प्राकृतिक रूप से मिल रहा है तो उसके ऊपर हमें कर क्यों देना चाहिए। एक बड़ी लंबी कहानी है और बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है, और एक अगर आप इसे प्रॉपर स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्या मैसेज प्रोवाइड करती है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको क्लियर करूँगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको कि इसके कितने दूरगामी परिणाम हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कथन ए और कारण आर, यानी स्टेटमेंट एंड रीजन। तो ये प्रश्न है आपका किससे रिलेटेड? ये रिलेटेड है सांप्रदायिक जो पुरस्कार था, कम्युनल अवार्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, पढ़ा होगा आपने। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, इस बात के साथ हम जाते हैं। उसके बाद इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी और सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होना था। ये बात बिल्कुल सही है। ये एक्सटेंशन था 1906 में जो मुस्लिम लीग डेवलप की गई थी, मॉर्ले मिंटो ने जो विश्वदंत बोने की बात कही थी, उसी का एक एक्सटेंशन था। उन्होंने सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा की, जिससे कि ये जो सिस्टम है ये ब्रेक हो जाए। अब थोड़ा सा और डिटेल में कर देता हूँ जब मैं टॉपिक बताने पे आया हूँ। एक्चुअली शुरुआती तौर पर जो अंग्रेज़ थे वो ये मान के चल रहे थे कि हमारी लड़ाई डायरेक्ट मुस्लिमों से है। क्यों? क्योंकि जो राज्य उन्होंने छीना था वो डायरेक्ट रूप से मुस्लिमों से ही छीना था, क्योंकि उस वक्त जो मुगल सरकार थी या मुगल दरबार था वो एक मुस्लिम पावर थी, और ये मानकर चल रहे थे वो कि जो हिंदुस्तान है वो हमने मुगलों से छीना, इसलिए वो मुस्लिमों पर भरोसा नहीं करते थे। तो उन पे भरोसा करने की बजाय वो पहले हिंदूज़ पर भरोसा करते थे, लेकिन हिंदूज़ को उन्होंने देखा कि वो उनकी तरफ उस तरह से शामिल नहीं हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने कोशिश की कि भाई अगर हिंदू नहीं टूटते हैं तो कोई बात नहीं, हम मुस्लिमों को तोड़ लेंगे। मतलब हमें तो कैसे भी करके अराजकता पैदा करनी है, दोनों के बीच में दरारें पैदा करनी है, और जिससे बस इस देश पर आसानी से शासन किया जा सके। पहला पॉइंट ये था उनका। दूसरा पॉइंट क्या था? उन्होंने देखा हिंदुओं को और कमज़ोर कैसे किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा एक बड़ा वर्ग जो है उसे सेपरेट करने की कोशिश की, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आपने स्टडी किया होगा, और ऐसा हो भी जाता शायद, लेकिन BR अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था, आपने स्टडी किया होगा। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो दोनों बातें सही हैं, तो ये कौन सा प्रश्न है? ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो अब हम ये कहानी ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत अच्छे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और जो सपोर्ट आपका है प्लीज़ इसको बरकरार रखें, और प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोशिश करें इस चैनल को सपोर्ट करने की।
और अपने आप को सपोर्ट करने की, क्योंकि जो ऊर्जा आप मुझे दे रहे हैं उससे मैं आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस और वास्तव में जो कैलकुलेटिव चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आपको एक माइंड मैप डेवलप हो जाए वो आपको दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।